हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 6 के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम प्राथमिक सेल के बारे में पढ़े थे। इस लेक्चर नंबर 6 में हम द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज द्वितीयक सेल पढ़ते हैं। सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, इरिवर्सिबल होती है, अर्थात एक ही दिशा में होती है। जबकि इस द्वितीयक सेल में रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में कुछ और आपसे बता दें कि इस अभिक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है। एक उदाहरण लेकर बताएं कि आपका फैन, इसको फुल आरपीएम पर आप कर दीजिए और हल्का अंधेरा हो, उसको ऊपर ध्यान से देखिए तो आपको यह फैन रुका हुआ महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार से ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया की गति होती है। ये बहुत तेज होती है इस फैन के आरपीएम की तरह, और ऐसा महसूस होता है कि अभिक्रिया हो ही नहीं रही। ठीक है, तो द्वितीयक सेल में और क्या होता है, हम आवेशन के समय जब बाह्य स्रोत से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो संपूर्ण वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसीलिए हम इसे संचायक सेल भी कहते हैं। यहाँ हमें दो संचायक सेल पढ़नी है। एक है सीसा संचायक सेल, लेड आकुमुलेटर, और दूसरा है क्षारीय संचायक सेल, अल्कली आकुमुलेटर। उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले तो आइए सीसा संचायक सेल पढ़ते हैं, लेड आकुमुलेटर पढ़ते हैं। लेड आकुमुलेटर, सीसा संचायक सेल। इसमें प्लेट युग्म होते हैं जो विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। वास्तव में सीसा एंटीमनी मिश्र धातु के ये प्लेट युग्म बनाए जाते हैं। ये प्लेट युग्म सीसा एंटीमनी मिश्र धातु के बने होते हैं। प्लेट युग्म सीसा एंटीमनी मिश्र धातु, सीसा एंटीमनी मिश्र धातु की ये प्लेट युग्म बनी होती है। और इनमें छोटी छोटी जाली कटी होती है। एक प्लेट युग्म के जालियों के बीच रेड लेड का सल्फ्यूरिक अम्ल में बना पेस्ट भर देते हैं, जो
धन प्लेट की भांति व्यवहार करता है। आपसे कहा गया कि एक प्लेट युग्म की जालियों में रेड लेड Pb3O4 का सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में बना पेस्ट भर देते हैं। यह धन प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ठीक, तो आपने क्या किया, एक प्लेट युग्म की जालियों के बीच रेड लेड Pb3O4, इसको हम सिंदूर भी कहते हैं, का सल्फ्यूरिक अम्ल में पेस्ट बनाते हैं और उस जालियों के बीच खाली स्थानों में भर देते हैं। यह प्लेट युग्म धन प्लेट की तरह व्यवहार करता है। ठीक इसी प्रकार दूसरे प्लेट युग्म की जालियों में लिथार्ज का H2SO4 में बना पेस्ट भर देते हैं। यह प्लेट युग्म ऋण प्लेट की भांति व्यवहार करता है। क्या कहा गया कि दूसरे प्लेट युग्म की जालियों में लिथार्ज PbO का H2SO4 में बना पेस्ट भर देते हैं। यह प्लेट युग्म ऋण प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ठीक, इस प्रकार इस सेल की ये धन प्लेट जिसमें रेड लेड और सल्फ्यूरिक अम्ल का पेस्ट होता है और इसकी ऋण प्लेट में लिथार्ज और सल्फ्यूरिक अम्ल का पेस्ट होता है। अब इन दोनों प्लेटों को कांच के आयताकार बर्तन में रख देते हैं। इन दोनों प्लेट युग्मों को कांच के आयताकार बर्तन में रख देते हैं जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है। ठीक, अब इन दोनों प्लेट युग्मों को हमने कांच के एक आयताकार बर्तन में रख दिया। उस बर्तन में पहले से ही सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। ठीक है, जब हम इसे पहली बार आवेशित करने के लिए
बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल वियोजन सिद्धांत से हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में वियोजित हो जाता है। वियोजन सिद्धांत से सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में वियोजित हो जाता है। ठीक, हमने आपसे कहा जब पहली बार सेल को आवेशित करने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये सल्फेट आयन धन प्लेट की ओर तथा हाइड्रोजन आयन ऋण प्लेट की ओर जाने लगते हैं और अपने अपने आवेश प्लेटों को देकर प्लेटों के पदार्थों से मिलकर क्रमशः बादामी रंग के लेड पेरोक्साइड और भूरे रंग के स्पंजी लेड में बदल जाते हैं। फिर से सुन लें, पहली बार सेल को आवेशित करने के लिए बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल के भीतर सल्फेट आयन धन प्लेट की ओर व हाइड्रोजन आयन ऋण प्लेट की ओर जाने लगते हैं। ठीक, तथा अपना अपना आवेश प्लेटों को देकर प्लेटों के पदार्थों से मिलकर तथा अपना अपना आवेश प्लेटों को देकर प्लेटों को दे देते हैं। ठीक, धन प्लेट का रेड लेड सल्फेट से मिलकर धन प्लेट का रेड लेड Pb3O4
सल्फेट से मिलकर गहरे बादामी रंग का लेड परऑक्साइड PbO2 व रीड प्लेट का लिथार्ज PbO, रीड प्लेट का लिथार्ज PbO हाइड्रोजन से मिलकर भूरे रंग का स्पंजी लेड बनाता है। ठीक, इस प्रकार धन प्लेट पर लेड परऑक्साइड व ऋण प्लेट पर स्पंजी लेड होता है। ठीक, इस प्रकार धन प्लेट पर लेड परऑक्साइड व ऋण प्लेट पर स्पंजी लेड रहता है। अब सेल पूर्ण रूपेण आवेशित हो चुका होता है। यहां सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। H2SO4 का घनत्व 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब व सेल का विद्युत वाहक बल सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट होता है। ठीक, ये सेल हम बना सकते हैं यहां पर। ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है। इस धन प्लेट पर PbO2 होता है और इस ऋण प्लेट पर स्पंजी लेड होता है। ये बनता कैसे है? रेड लेड Pb3O4 प्लस SO4 इससे मिल करके ये बना। ठीक इसी प्रकार ये कैसे बनता है? लिथार्ज PbO प्लस हाइड्रोजन 2H, इससे ये बन गया। ठीक, इस तरीके से हमारी सेल बनती है और इसके भीतर H2SO4 हमेशा भरा रहता है। ठीक, तो ये आपकी थी सेल। अब जरा देखिए कि धारा लेते समय कैसी अभिक्रिया होती है और इसे आवेशित करते समय कैसी अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे धारा लेते समय क्रिया। चलिए इसको मिटाते हैं। धारा लेते समय क्रिया।
धारा लेते समय क्रिया। ये धारा लेते समय कैसी क्रिया होती है, जरा इसे देखा जाए। सर्वप्रथम हम सेल की दोनों प्लेटों को बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं, तो इस बाह्य परिपथ में विद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहने लगती है और सेल के भीतर उपस्थित हाइड्रोजन आयन धन प्लेट की ओर तथा सल्फेट आयन ऋण प्लेट की ओर जाने लगते हैं और अपना अपना आवेश प्लेटों को देकर प्लेटों के पदार्थों से मिलकर लेड सल्फेट बनाते हैं। फिर से समझ लें, धारा लेते समय कैसी क्रिया होती है। हमने आपसे कहा कि सेल की दोनों प्लेटों को बाह्य वैद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं, तो परिपथ में वैद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहने लगती है। सेल के भीतर उपस्थित हाइड्रोजन आयन धन प्लेट की ओर तथा सल्फेट आयन ऋण प्लेट की ओर जाने लगते हैं और अपना अपना आवेश प्लेटों को देकर प्लेटों के पदार्थों को धीरे धीरे लेड सल्फेट में बदल देते हैं। आइए देखें, ये वैद्युत परिपथ पहले तैयार किया जाए। ये मान लीजिए धन प्लेट है और ये ऋण प्लेट है। इसको आपने वैद्युत परिपथ से जोड़ दिया, यहाँ कुंजी मान लीजिए लगा दिए, ये वैद्युत परिपथ से जुड़ गए। तो वैद्युत परिपथ में धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है और सेल के भीतर उपस्थित हाइड्रोजन आयन धन प्लेट की ओर तथा सल्फेट आयन ऋण प्लेट की ओर जाने लगते हैं और ये अपने अपने आवेश प्लेटों को दे देते हैं और प्लेटों के पदार्थों, इस पर कौन सा पदार्थ था? बादामी रंग का लेड परऑक्साइड PbO2, और इस पर कौन सा पदार्थ था? भूरे रंग का स्पंजी लेड Pb। यहां होता क्या है, इस धन प्लेट से दो मुक्त इलेक्ट्रॉन लेकर यह हाइड्रोजन का आवेश उदासीन होता है। ठीक इसी प्रकार सल्फेट का यह दो इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट को दे करके यह सल्फेट आवेशहीन होता है। ठीक, तो हम सीधे ऐसे ही कह देते हैं कि ये अपने अपने आवेश प्लेटों को दे देते हैं, जबकि सही क्या है फिर से समझ लें। यह हाइड्रोजन आयन धन प्लेट से दो इलेक्ट्रॉन लेता है और ये सल्फेट आयन ऋण प्लेट को दो इलेक्ट्रॉन देता है और आवेशहीन हो जाते हैं। ठीक, तो हम सीधे कह देते हैं कि यह अपने अपने आवेश प्लेटों को दे देते हैं और प्लेटों के पदार्थों से, जैसे ये हाइड्रोजन आयन लेड परऑक्साइड से
ये सल्फेट आयन लेड से ये अभिक्रिया करेंगे, ठीक, और आपके धीरे धीरे ये लेड सल्फेट में बदल देते हैं, ठीक है, धीरे धीरे लेड सल्फेट में ये बदल देते हैं। देखिए कैसे होगा, धन प्लेट प्रक्रिया। धन प्लेट पर लेड परऑक्साइड है PbO2 प्लस इसके भीतर सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 प्लस ये हाइड्रोजन आयन, इसने क्या किया, धन प्लेट से 2 इलेक्ट्रॉन लिया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई तो लेड सल्फेट बना PbSO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल बना 2 अणु। तो इस अभिक्रिया से ध्यान दीजिए, पता चला कि सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे घटकर जल बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे घटकर जल बनाती है, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड का घनत्व जो कि 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, अब वो घट करके 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। फिर से देख लें, इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल घटता है, इसका क्षय होता है और जल बनता है। इस सल्फ्यूरिक अम्ल के घटने से इसका घनत्व जो पहले 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, अब वो घट करके 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। और आगे देखिए, रीड प्लेट पर क्या क्रिया होती है। रीड प्लेट पर स्पंजी लेड है, ये सल्फेट से अभिक्रिया करेगा। ये सल्फेट आयन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन रीड प्लेट को दे देता है, निकालता है, इधर माइनस तो राइट साइड में ले जाकर प्लस कर देंगे। ये हो गया लेड सल्फेट PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ देखिए सल्फेट आयन अपने इलेक्ट्रॉन रीड प्लेट को दे देता है, निकाल देता है, इधर निकाला है माइनस तो इधर चला जाएगा पक्षांतर होकर प्लस। इस ढंग से Pb प्लस SO4 इक्वल PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो यहाँ आपने देखा कि दोनों स्थितियों में रीड प्लेट धन प्लेट दोनों पर यह लेड सल्फेट बनता है, जो कि हमने पहले भी बताया कि धारा लेते समय बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो विद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है और सेल के भीतर हाइड्रोजन आयन धन प्लेट की ओर तथा सल्फेट आयन ऋण प्लेट की ओर जाते हैं और अपना अपना आवेश प्लेटों को देकर विद्युत उदासीन होते हैं और इन प्लेटों के पदार्थों से अभिक्रिया कर इन्हें धीरे धीरे लेड सल्फेट में बदल देते हैं। यहाँ आपने देखा कि सल्फ्यूरिक अम्ल घट करके जल बना रही है, इसीलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ घनत्व घट जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व जो कि 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, अब वो घट करके 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है।
ठीक। अंत में जो सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट था वह घटकर 1.8 वोल्ट हो जाता है। तब हम सेल को विसर्जित मान लेते हैं और इस सेल को हम पुनः आवेशित करते हैं। क्लियर? तो आइए अब हम आवेशन के समय क्रिया देखें। आवेशन के समय क्रिया, आवेशन के समय क्रिया, सेल के धन तथा ऋण प्लेटों को बाह्य वैद्युत सेल के क्रमशः धन व ऋण प्लेटों से जोड़ देते हैं। इस प्रकार सेल के भीतर पहले के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। अतः उनके भीतर उपस्थित ये आयन, हाइड्रोजन आयन अब ऋण प्लेट की ओर तथा सल्फेट आयन धन प्लेट की ओर जाने लगते हैं और अपने अपने आवेश प्लेटों को देते हैं और उनके पदार्थों से मिलकर पुनः धन प्लेट पर लेड पेरोक्साइड और ऋण प्लेट पर स्पंजी लेड पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ सबसे पहले सर्किट बनाया जाए। ये धन प्लेट, ये ऋण प्लेट। धन प्लेट को हमने जोड़ दिया बाह्य वैद्युत स्रोत के धन प्लेट से और ऋण प्लेट को हमने जोड़ दिया बाह्य वैद्युत स्रोत के ऋण प्लेट से। ठीक, तो अब बाह्य वैद्युत परिपथ में धारा ये धन टर्मिनल से अंदर प्रवेश करती है। ठीक, तो सेल के भीतर अब हाइड्रोजन आयन ऋण प्लेट की ओर तथा सल्फेट आयन धन प्लेट की ओर जाने लगते हैं। और अपने अपने आवेश प्लेटों को देकर उनके पदार्थों से मिलकर पुनः धन प्लेट पर लेड पेरोक्साइड व ऋण प्लेट पर स्पंजी लेड उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। यहाँ का पदार्थ है लेड सल्फेट, देख लीजिए ये लेड सल्फेट बना है। यहाँ भी देखिए पदार्थ लेड सल्फेट बना है, ये भी लेड सल्फेट है। अब देखिए इन प्लेटों पर रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। तो धन प्लेट पर रासायनिक अभिक्रिया, आपने बताया कि यह आयन अपना अपना आवेश प्लेटों को देते हैं और प्लेटों के पदार्थों से मिलकर, जैसे धन प्लेट पर पदार्थ कौन है, लेड सल्फेट, इससे क्या मिला, ये सल्फेट आयन। ठीक, वाटर H2O, ये मिल करके क्या बना दिया, वही बादामी रंग का लेड पेरोक्साइड PbO2। ठीक, प्लस और क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल का 2 अणु बन गया SO4। ठीक, और +2 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये सल्फेट आयन क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन प्लेट को दे देगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो माइनस, तो हम इसको राइट ले गए तो प्लस। ठीक,
और ऋण प्लेट पर क्या क्रिया हुई? लेड सल्फेट PbSO4 प्लस इस पर हाइड्रोजन आयन गया 2H आयन। 2H आयन क्या करेगा? यह प्लेट से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो +2 इलेक्ट्रॉन, इससे स्पंजी लेड अलग हो गया और ये सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। तो आप देख रहे हैं आवेशन के समय पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, बन जाता है। इसलिए अब इसका घनत्व फिर 1.18 से बढ़कर 1.25 हो जाता है। 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से बढ़कर 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। और सेल का विद्युत वाहक बल EMF ये जो 1.8 था इससे बढ़ करके 2.2 वोल्ट हो जाता है और सेल पुनः धारा देने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक इस प्रकार हम लोग सीसा संचायक सेल के बारे में पढ़े। अब आइए एक दूसरी सेल पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं एडिशन का। एडिशन नाम सुने हैं साइंटिस्ट, एडिशन का क्षारीय संचायक सेल। एडिशन का क्षारीय संचायक सेल, एडिशन अल्कली एक्यूमुलेटर। इसमें निकिल चढ़ा हुआ लोहे का एक बड़ा जार होता है। आइए देखते हैं। एडिशन का क्षारीय संचायक सेल। एडिशन अल्कली एक्यूमुलेटर। ठीक इस सेल का निर्माण 1901 ईस्वी में एडिशन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे एडिशन का क्षारीय संचायक सेल, एडिशंस अल्कली एक्यूमुलेटर कहते हैं। इसमें निकिल चढ़ा हुआ लोहे का एक जार होता है। निकिल चढ़ा हुआ लोहे का जार। ठीक निकिल चढ़ा हुआ लोहे का जार होता है। इसमें हम पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड का 21% घोल भर देते हैं। निकिल चढ़ा हुआ लोहे का जार है
जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 21% घोल भर देते हैं। सेल की क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा लिथियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। सेल की क्षमता बढ़ाने के लिए थोड़ा लिथियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। ठीक, अब इसमें स्टील की बहुत सी नलियां होती हैं जिसमें हम निकिल हाइड्रोक्साइड तथा निकिल की छीलन की तहें एकांतर क्रम से रखते हैं, जो धन प्लेट का काम करती है। स्टील की बेलनाकार प्लेटों के बीच निकिल हाइड्रोक्साइड NiOH टेकन थ्राइस व निकिल छीलन निकिल की छीलन एकांतर रूप से रख देते हैं। यह धन प्लेट का कार्य करती है। निकिल की छीलन मिश्रण की चालकता बढ़ा देती है। निकिल की छीलन मिश्रण की चालकता बढ़ा देती है। इसी प्रकार निकिल स्टील के छोटे छोटे आयताकार बक्से होते हैं जिसमें लोहे के चूर्ण भरे रहते हैं और वह रीढ़ प्लेट की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार निकिल स्टील के छोटे छोटे आयताकार बक्से होते हैं जिसमें लोहे के चूर्ण भरे रहते हैं। यह रीढ़ प्लेट का कार्य करती है।
इसकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला देते हैं। इसकी चालकता बढ़ाने के लिए थोड़ा मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO मिला देते हैं। ठीक, इसकी चालकता बढ़ाने के लिए हम इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला देते हैं। चूंकि इसमें निकिल लोहे की प्लेटें प्रयुक्त होती हैं, इसीलिए हम इसे निकिल आयरन सेल भी कहते हैं। चूंकि इसमें निकिल आयरन की प्लेटें प्रयुक्त होती हैं, इसीलिए इसे निकिल आयरन सेल भी कहते हैं। ठीक, यहां वियोजन सिद्धांत से KOH का पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में वियोजन होता है। वियोजन सिद्धांत से KOH का ये पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में वियोजन होता है। ठीक, धारा लेते समय जब हम इसे बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो बाह्य परिपथ में धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर धारा बहती है और सेल के भीतर यह पोटेशियम आयन धन प्लेट की ओर तथा हाइड्रोक्सिल आयन ऋण प्लेट की ओर जाते हैं। और अपने अपने आवेश प्लेटों को देकर उनके पदार्थों से मिलकर धन प्लेट पर लिथियम हाइड्रोक्साइड और ऋण प्लेट पर फेरस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखिए धारा लेते समय क्रिया। ये पहले सर्किट बना लिया जाए। ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, धन प्लेट ऋण प्लेट। इसको आप बाह्य परिपथ से जोड़ दीजिए। बाह्य परिपथ से जोड़ दिए तो विद्युत धारा धन प्लेट से निकलकर ऋण प्लेट में प्रवेश करती है। ठीक ऐसे इस प्रकार सेल के भीतर पोटेशियम आयन धन प्लेट की ओर और हाइड्रोक्सिल आयन
ऋण प्लेट की ओर जाने लगते हैं। ठीक, और ये क्रिया, अब आप कहेंगे क्यों ऐसा होता है, तो हर जगह जहाँ भी आप इसको पढ़े हैं हर जगह के लिए ध्यान से समझ लीजिए। विद्युत धारा देखिए ऐसे धन प्लेट से निकलकर ऋण प्लेट में अंदर अंदर प्रवेश करेगी, फिर देखिए अंदर ऋण से धन की ओर जा रही है। अब विद्युत धारा हमेशा ऋणावेश के विपरीत चलती है, तो विद्युत धारा देखिए बाएं जा रही है तो ऋणावेश दाएं जाएगा, इसीलिए OH देखिए दाएं जा रहा है। क्लियर? और यह विद्युत धारा ऋण के विपरीत माने धन की ओर आ रही है, बाएं आ रही है, तो यह जो पॉजिटिव आयन है पोटेशियम आयन, ये धारा की ओर बाईं ओर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ होगा। तो देखिए ये धन प्लेट पर क्रिया कैसे हुई, धन प्लेट पर क्रिया, आपने कहा कि जब हम सेल के प्लेटों को बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो परिपथ में धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाती है, और सेल के भीतर पोटेशियम आयन धन प्लेट की ओर तथा हाइड्रोक्सिल आयन ऋण प्लेट की ओर जाते हैं। अपने अपने आवेश प्लेटों को देते हैं और प्लेटों के पदार्थों से क्रिया करके धन प्लेट पर निकिल हाइड्रोक्साइड और ऋण प्लेट पर फेरस हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर पदार्थ क्या था, NiOH टेकन थ्राइस, और यहाँ क्या था, आयरन Fe। तो देखिए धन प्लेट पर क्रिया क्या होगी, इस धन प्लेट के पदार्थ Ni, बैलेंस यहीं से हम करते चल रहे हैं, 2NiOH टेकन थ्राइस प्लस इसके भीतर क्या है, KOH, विद्युत अपघट्य आपका KOH है, प्लस यहाँ ये 2K। देखिए ये 2K क्या करेगा, ये धन प्लेट से इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 1K होता तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2K है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये बनेगा क्या, देखिए 2NiOH टेकन ट्वाइस निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2KOH। ठीक, ऋण प्लेट पर क्या क्रिया होगी, ऋण प्लेट पर ऋण प्लेट का ये पदार्थ है आयरन Fe, ये अभिक्रिया करेगा किससे, ये 2OH से, ये OH क्या करेगा, अपना आवेश इस ऋण प्लेट को देगा। यहाँ देखिए 1 रहा होता तो 1 इलेक्ट्रॉन देता, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, निकालेगा तो माइनस, उधर ले जाएंगे तो प्लस। ये हो गया FeOH टेकन ट्वाइस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आपने देखा कि 2 अणु KOH का वियोजन हुआ। अब आप देखिए यहाँ पुनः 2 अणु KOH बन गया, इसलिए वियोजन सिद्धांत में KOH में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसका घनत्व स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसके घनत्व में कोई अंतर नहीं आता है। इसका घनत्व हमेशा 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बना रहता है। KOH का घनत्व
1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये हमेशा बना रहता है। ठीक, लेकिन ये जो सेल का विद्युत वाहक बल है वह घटता है। सेल का विद्युत वाहक बल घटता है, यह 0.9 वोल्ट होता है। सेल का विद्युत वाहक बल पहले 1.35 वोल्ट था, इससे घट करके 0.9 वोल्ट हो जाता है। और जब सेल का विद्युत वाहक बल घट जाता है तो हम कहते हैं कि भाई सेल विसर्जित हो गई। अब इस सेल को फिर से हम आवेशित करते हैं। ठीक, तो ये धारा लेते समय आप समझ गए। अब आवेशन के समय क्रिया कैसी होगी उसको देखिए। आवेशन के समय क्रिया। देखिए, आवेशन के समय क्या करेंगे, सेल की धन व ऋण प्लेट को किसी बाह्य स्रोत के क्रमशः धन व ऋण प्लेट से जोड़ देंगे। तो अब वैद्युत धारा पहले के विपरीत दिशा में बहेगी। तो सेल के भीतर ये जो पोटेशियम आयन है अब ऋण प्लेट की ओर तथा हाइड्रॉक्सिल आयन धन प्लेट की ओर जाने लगते हैं। फिर ये अपने अपने आवेश प्लेटों को दे देते हैं और उन प्लेट पर उपस्थित पदार्थों से क्रिया करके पुनः यही निकिल हाइड्रोक्साइड या NiOH टेकन थ्राइस और आयरन बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, ये क्रिया देख लीजिए। सबसे पहले सर्किट बनाया जाए। वैद्युत परिपथ बनाइए। ये धन प्लेट, ये ऋण प्लेट। धन प्लेट को हमने बाह्य स्रोत के धन सिरे से और ऋण प्लेट को हमने बाह्य स्रोत के ऋण सिरे से जोड़ दिया। ठीक, तो विद्युत धारा हमेशा धन सिरे से जाएगी और ऋण सिरे से ये बाहर निकलेगी। ऐसे धारा की दिशा पहले से विपरीत हो गई। तो अब सेल के भीतर जो पोटेशियम आयन है अब ऋण प्लेट की ओर तथा हाइड्रॉक्सिल आयन धन प्लेट की ओर जाने लगते हैं। ऐसे यहाँ विद्युत अब घट की OH है। ठीक, तो यहाँ पदार्थ कौन सा बना, देखिए धन प्लेट पर बना या NiOH टेकन ट्वाइस और ऋण प्लेट पर कौन पदार्थ बना, फेरस हाइड्रोक्साइड या FeOH टेकन ट्वाइस। ठीक, ये बनता है। फिर से एक बार सुन लें। आवेशित करते समय सेल की धन व ऋण प्लेट को बाह्य स्रोत के क्रमशः धन व ऋण प्लेट से जोड़ देते हैं। धन को धन से, ऋण को ऋण से जोड़ देते हैं। इस प्रकार बाह्य परिपथ में धारा, ये देखिए धन सिरे से होती हुई अंदर अंदर ऋण सिरे से बाहर निकलती। तो यहाँ देखिए विद्युत धारा सेल के भीतर धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर है, अतः ऋण आवेश इसके विपरीत। ठीक, धारा दाहिनी ओर है तो ऋण आवेश बाईं ओर, अर्थात हाइड्रॉक्सिल आयन
बाईं ओर मतलब धन प्लेट की ओर आते हैं, और ये है पोटेशियम आयन ऋण प्लेट की ओर जाते हैं। फिर से समझ लें, देखिए आप धारा की दिशा देखते चलिए, हाथ से हम देख रहे हैं, यह बाह्य स्रोत के धनों से निकलकर धन प्लेट से होती हुई अंदर अंदर देखिए धन से ऋण की ओर माने दाहिनी ओर जा रही है। तो धारा तो ऋण आवेश के विपरीत चलती है, तो ऋण आवेश बाईं ओर आएगा। ये ऋण आवेश माने हाइड्रोक्सिल आयन बाईं ओर धन प्लेट की ओर आते हैं, और ये पोटेशियम आयन धारा की ओर अर्थात ऋण प्लेट पर जाते हैं। ठीक, ये अपने अपने आवेश तो प्लेटों को दे देते हैं। ठीक है, अपने अपने आवेश प्लेटों को दे देते हैं, और प्लेटों पर उपस्थित पदार्थ से अभिक्रिया करते हैं ना। फिर धन प्लेट पर NiOH टेकन थ्राइस और ऋण प्लेट पर आयरन Fe बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, धन प्लेट पर कैसे क्रिया हुई, धन प्लेट पर पदार्थ आया NiOH टेकन ट्वाइस प्लस इस पर आ गया हाइड्रोक्सिल आयन 2OH आयन, ये क्रिया हुआ, ये हो गया Ni, ये 2NiOH टेकन ट्वाइस प्लस 2OH हो गया 2NiOH टेकन थ्राइस, और प्लस यहाँ देखिए एक हाइड्रोक्सिल आयन होता तो एक इलेक्ट्रॉन निकालता, 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, माने माइनस राइट साइड जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसे ही ऋण प्लेट पर क्रिया होगी। ऋण प्लेट पर देखिए क्या क्रिया होगी, ऋण प्लेट पर FeOH टेकन ट्वाइस है, इस पर देखिए ये पोटेशियम आयन गया, एक पोटेशियम आयन होता तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 पोटेशियम आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इस ऋण प्लेट से लेगा माने प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो बनेगा क्या, आयरन अलग हो गया Fe और बन गया 2KOH। इस ढंग से आपने यहाँ भी देखा कि आवेशित करते समय भी 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वियोजन हुआ था, और यहाँ देखिए 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फिर से बन गए, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका घनत्व 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमेशा बना रहता है। इसका घनत्व KOH का घनत्व 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नियत रहता है। ठीक, और इसका विद्युत वाहक बल EMF ये 0.9 वोल्ट से बढ़कर ये 1.35 वोल्ट हो जाता है। ठीक, और यह सेल पुनः धारा देने के लिए तैयार हो जाती है। हमने यहाँ 2 सेल पढ़ा, एक एडिशन का क्षारीय संचायक सेल पढ़ा और दूसरा सीसा संचायक सेल पढ़ा। इन दोनों में अब जरा तुलना की जाए तो एडिशन का क्षारीय संचायक सेल कुछ मामलों में तो सीसा संचायक सेल से अच्छा है। तो अच्छा माने इसका लाभ क्या है, देखिए पहला लाभ ध्यान से समझिए, यह मजबूत होता है। एडिशन का क्षारीय संचायक सेल मजबूत होता है, हल्का होता है, सस्ता होता है, इसकी आयु बहुत ज़्यादा होती है। यदि आपने इसे बहुत अधिक आवेशित कर दिया तो कोई क्षति नहीं होती है। आवेशित करते समय आपने विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित कर दिया तब भी कोई क्षति नहीं होती है।
इसका आंतरिक प्रतिरोध R 0.1 वोल्ट होता है, जो कि सीसा संचायक सेल के आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम इसे सीधे परिपथ में तार द्वारा जोड़ दें तो कोई क्षति नहीं होती है। तो ये सब इसके लाभ थे। अब इसके हानि, इसके दोष देखिए। एक दोष तो यही है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है, 0.1 वोल्ट है, जबकि सीसा संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 वोल्ट होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने के कारण धारा की प्रबलता कम होती है, घट जाती है। एक दोष तो यही हो गया। ठीक। दूसरा दोष आप देखिए कि इसका विद्युत वाहक बल बहुत कम है, 1.35 वोल्ट है। जब इसका विद्युत वाहक बल बहुत कम है तो बड़ी जल्दी ही क्षीण हो जाता है, घट जाता है। ठीक। तो ये इसके दोष हो गए। चलिए, थैंक्स।